दोस्तों, हम आपके लिए अब तक 100 से ज्यादा कहानियां ला चुके हैं। लेकिन हम पहली बार आपसे एक गुजारिश करना चाहते हैं। अगर आप कमजोर दिल वाले हैं तो ये वीडियो ना देखें। जी हां, आपने सही सुना। क्योंकि ये कहानी ही ऐसी है कि पूरी कहानी जानने के बाद आप अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सकेंगे। इस कहानी से दर्द आपको भी होगा। ये कहानी है सानिया शेख नाम की एक लड़की की। 2021 की इस घटना ने मुंबई को हिलाकर रख दिया था। इस घटना को इतनी क्रूरता और परफेक्ट प्लानिंग के साथ अंजाम दिया गया था कि पुलिस को भी इस केस को सॉल्व करने में 14 महीने लग गए थे। तो आखिर इस केस की पूरी कहानी क्या है? सानिया शेख के साथ क्या कुछ हुआ था और पुलिस ने इस केस को कैसे सॉल्व किया? चलिए जानते हैं सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से इस वीडियो में। सबसे चौंकाने वाली बात इस घटना के पीछे का मोटिव था। वो कैसे, जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जल्दी से क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 26 जुलाई 2021 से। 26 जुलाई को जब कुछ लोग मुंबई के वसई के भुईगांव बीच से गुजर रहे थे, तब उनकी नजर एक बड़े से सूटकेस पर पड़ती है। तत्काल ही सूटकेस की जानकारी वसई पुलिस स्टेशन में दी जाती है। तुरंत मौके पर पहुंचकर पुलिस सूटकेस को बरामद करती है। सूटकेस के अंदर से पुलिस वालों को एक महिला की हेडलेस बॉडी मिलती है। डेड बॉडी काफी हद तक डिकम्पोज्ड भी हो चुकी थी। चूंकि लाश का सर गायब था, इसलिए पुलिस वाले शव की पहचान नहीं कर पाते हैं। डेड बॉडी के पास कोई दूसरे ऐसे सबूत भी नहीं मिलते हैं जिससे कि बॉडी की पहचान हो सके। फिर भी पुलिस वाले हेडलेस बॉडी की तस्वीर लेकर आसपास के सभी थानों में भेज देते हैं, लेकिन कहीं से भी पुलिस वालों को कोई क्लू नहीं मिलता है। पहचान न होने के कारण पोस्टमार्टम के बाद पुलिस द्वारा ही शव का अंतिम संस्कार करवा दिया जाता है। हालांकि भविष्य में जांच के उद्देश्य से लाश के डीएनए सैंपल सुरक्षित रख लिए जाते हैं। वसई पुलिस कहीं से भी इस मामले में ढील बरतने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए तत्काल ही इस केस की जांच के लिए 4 अलग अलग टीमें बनाई जाती हैं। मुंबई के अलग अलग इलाकों में लगभग 200 बड़े बड़े पोस्टर लगाए जाते हैं, जिसमें सूटकेस से मिली लड़की से जुड़ी सारी जानकारियां पब्लिश की जाती हैं, ताकि किसी भी तरीके से इसकी पहचान हो सके और फिर इस लड़की के कातिल तक पहुंचा जा सके। मगर कहीं से कोई कामयाबी नहीं मिलती है। इस कोशिश में साल भर से ज्यादा का समय बीत जाता है और पुलिस वालों के हाथ खाली रहते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि अगर आप ईमानदारी से कोई कोशिश करते हैं तो कामयाबी एक दिन जरूर मिल ही जाएगी। ऐसा ही कुछ वसई पुलिस के साथ भी होता है। सूटकेस मिले 13 महीने से अधिक का समय हो चुका था। 29 अगस्त 2022 को मुंबई के मुंब्रा पुलिस स्टेशन में कर्नाटक के बेलगांव से जावेद अली नाम के एक व्यक्ति आते हैं और वो थाने में शिकायत करते हैं कि उनकी भतीजी सानिया शेख पिछले लगभग 1 साल से गायब है। जावेद अली के बयान के मुताबिक सानिया के जन्म के 3 साल के भीतर ही उसके माता पिता का देहांत हो गया था। ये बहुत कम उम्र में अनाथ हो गई थी, इसलिए सानिया को उसके चाचा जावेद अली ने ही अपनी बेटी की तरह पाला था। और फिर उसकी शादी बड़े ही धूमधाम से 2017 में नाला सुपारा इलाके के रश्मि रीजेंसी अपार्टमेंट में रहने वाले आसिफ शेख नाम के एक व्यक्ति से की थी। जावेद अली के मुताबिक शादी के बाद दोनों पति पत्नी पूरे परिवार के साथ 2 BHK अपार्टमेंट में एक साथ रहते थे। इस परिवार में सानिया और आसिफ के अलावा आसिफ के माता पिता और एक भाई भी रहते थे। पुलिस वालों को सानिया के अंकल जानकारी देते हैं कि उन्होंने आखिरी बार सानिया से 8 जुलाई 2021 को बात की थी। उस दिन सानिया की दादी का देहांत हुआ था। जावेद अली के मुताबिक उसके बाद उन्होंने कई बार सानिया से बात करने की कोशिश की, मगर आसिफ ने कभी भी सानिया से बात नहीं कराई। एक समय बाद आसिफ ने फोन उठाना भी बंद कर दिया। जावेद अली जानकारी देते हैं कि ये लोग आसिफ की मां के मोबाइल पर भी कॉल करके बेटी से बात करने का प्रयास करते हैं, मगर वो सफल नहीं हो पाते हैं। सानिया मूल रूप से कर्नाटक के बेलगांव की रहने वाली थी। 2021 में कोरोना के प्रकोप की वजह से देश भर में जबरदस्त लॉकडाउन चल रहा था। इसलिए जब सानिया से बात नहीं होती है तो सानिया के परिवार वाले चिंतित होते हैं और वो मुंबई आकर सानिया से मिलने का प्लान बनाते हैं। मगर लॉकडाउन की वजह से वो कर्नाटक से मुंबई तक नहीं आ पाते हैं और इस तरह लगभग 1 साल से अधिक का समय बीत जाता है। 1 साल बाद जब सानिया के रिश्तेदार 2022 में
मुंबई आकर आसिफ के नाला सुपारा वाले घर पर जाते हैं तो उन्हें जानकारी मिलती है कि आसिफ के परिवार वालों ने अपना वो घर 2021 के अक्टूबर महीने में किसी और को बेच दिया था और वो लोग वहां से कहीं और शिफ्ट हो गए हैं। कुछ पड़ोसी से सानिया के रिश्तेदार को जानकारी मिलती है कि घर बेचने के बाद आसिफ के परिवार वालों ने उन्हें बताया था कि वो लोग अब किसी दूसरे अपार्टमेंट में रहने जा रहे हैं। इस जानकारी के आधार पर जब सानिया के रिश्तेदार उस दूसरे पते पर जाते हैं तो जानकारी मिलती है कि वहां भी कोई नहीं रह रहा है। फिर ये लोग आसिफ से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं मगर आसिफ उनसे बात नहीं करता है। फिर किसी तरह सानिया के अंकल आसिफ की मां से कांटेक्ट करने में कामयाब हो जाते हैं और इतना पता लगा लेते हैं कि ये लोग मुंब्रा के किसी अपार्टमेंट में रह रहे हैं। जानकारी के आधार पर ये लोग जब मुंब्रा वाले एड्रेस पर जाते हैं तो वहां उन्हें आसिफ के माता पिता घर में आने से रोक देते हैं। यहां उन्हें सानिया और आसिफ की 3 साल की बेटी अमायरा जरूर दिखाई देती है मगर सानिया कहीं नजर नहीं आती हैं। सानिया के बारे में पूछने पर आसिफ और उसका परिवार बताता है कि सानिया लगभग 1 साल पहले ही अपने किसी बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई थी। सबूत के तौर पर आसिफ सानिया के रिश्तेदारों को एक हाथों से लिखी चिट्ठी दिखाता है। आसिफ कहता है कि ये चिट्ठी सानिया ने लिखी है जिसमें उसने साफ साफ लिखा है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपनी मर्जी से घर छोड़कर भाग रही है। आसिफ की बातों पर सानिया के रिश्तेदारों को जरा भी यकीन नहीं होता है। इसी के बाद ये मुंब्रा पुलिस स्टेशन में सानिया की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाने आ जाते हैं। चूंकि लड़की गायब होने से पहले तक नाला सोपारा इलाके में रहती थी इसलिए मुंब्रा पुलिस सानिया के अंकल को सलाह देते हैं कि वो नाला सोपारा इलाके के ही पुलिस स्टेशन में जाकर लड़की की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाएं। वो ऐसा ही करते हैं। मुंब्रा पुलिस की मदद से एखोल पुलिस स्टेशन में सानिया शेख के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कर ली जाती है। एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस वाले सानिया शेख के रिलेटिव को लगभग 1 साल पहले बीच से बरामद सूटकेस में मिली लाश की तस्वीर दिखाते हैं। लड़की का चेहरा नहीं था, फिर भी सानिया के रिलेटिव तस्वीर देखकर कपड़े के आधार पर उसकी पहचान सानिया शेख के तौर पर करते हैं। कुछ दूसरे रिलेटिव भी तस्वीर में दिख रही लड़की को सानिया बताते हैं। सानिया की पहचान होने के बाद तत्काल ही पुलिस वाले सानिया के पति आसिफ शेख और आसिफ के माता पिता को थाने पर बुलाते हैं और उन्हें भी ये तस्वीर दिखाते हैं मगर ये लोग उस तस्वीर में दिख रही लड़की को सानिया के तौर पर पहचानने से इनकार कर देते हैं। इतना ही नहीं, आसिफ पुलिस वालों को भी सानिया के बॉयफ्रेंड के साथ अपनी मर्जी से घर छोड़कर भाग जाने वाली कहानी सुनाता है और एक हाथों से लिखा लेटर भी पुलिस वालों को देता है। पुलिस वालों को शक जरूर होता है मगर तत्काल ही कोई एक्शन लेने की बजाय पुलिस वाले संयम से काम लेते हैं और फिलहाल के लिए आसिफ और उसके परिवार वालों को थाने से जाने देते हैं। पिछले 13 महीनों से सूटकेस वाली लड़की से जुड़े केस को सॉल्व करने की कोशिश में जुड़े पुलिस वालों के सामने फाइनली अब एक प्राइम सस्पेक्ट आ चुका था। इसलिए अब नए जोश के साथ पुलिस वाले इस केस की जांच आगे बढ़ाते हैं। तस्वीर में दिख रही लड़की को सानिया की परिवार वाले तो पहचान लेते हैं मगर पति पहचानने से इनकार करता है। इसलिए पुलिस वाले अब डीएनए जांच के जरिए उस लड़की की पहचान करने का फैसला करते हैं। इसलिए पूरी कागजी कार्यवाही पूरी करने के बाद आसिफ का भी डीएनए सैंपल कलेक्ट किया जाता है और फिर आसिफ के डीएनए सैंपल तथा सूटकेस से बरामद की गई लड़की के डीएनए सैंपल का मिलन आसिफ और सानिया की बेटी अमायरा के डीएनए सैंपल से किया जाता है। जब इस जांच की रिपोर्ट आती है तो हर कोई शॉक्ड रह जाता है। आसिफ और सानिया का डीएनए उसकी बेटी अमायरा से मैच करता है, यानी अब इतना साफ हो जाता है कि सूटकेस से बरामद लड़की कोई और नहीं बल्कि सानिया शेख ही थी। इस तरह आसिफ और उसके परिवार वालों का पहला झूठ बेनकाब हो जाता है। डीएनए रिपोर्ट आने के तुरंत बाद ही पुलिस वाले आसिफ को गिरफ्तार कर लेते हैं और अब उससे पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है। पहले तो आसिफ किसी भी तरीके से सानिया की हत्या में शामिल होने से इनकार करता रहता है और सानिया के बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाने वाली कहानी पर ही टिका रहता है। मगर जब कथित तौर पर सानिया द्वारा लिखी गई लेटर की हैंडराइटिंग एनालिसिस की रिपोर्ट आती है तो आसिफ का दूसरा झूठ भी पकड़ा जाता है। हैंडराइटिंग एनालिसिस से खुलासा होता है कि लेटर में जो भी बातें लिखी गई हैं इसकी लिखावट सानिया से नहीं बल्कि आसिफ की हैंडराइटिंग से मैच कर रही है, यानी वो बॉयफ्रेंड वाली कहानी आसिफ की ही गढ़ी हुई है और उसी ने ये फर्जी लेटर लिखकर लोगों को गुमराह करने का काम किया था। एक के बाद एक झूठ पकड़े जाने के बाद अब पुलिस वाले आसिफ के साथ थोड़ी कड़ाई के साथ पूछताछ करना शुरू करते हैं
और आखिरकार आसिफ की सारी चालाकी पीछे छूटने लगती है और अंततः वो रूह कपा देने वाली सच्चाई से पर्दा उठाता है। खुलासे के मुताबिक 21 जुलाई 2021 को सानिया की हत्या की गई थी और ये हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके पति आसिफ शेख ने ही की थी। किसी बात को लेकर आसिफ और उसकी पत्नी में थोड़ी बहुत कहासुनी होती है। इसी बीच बात बढ़ जाती है और आसिफ लगातार सानिया को मारना शुरू करता है। मारपीट के दौरान ही आसिफ सानिया के हाथ पैर को बांध देता है और फिर उसका चेहरा पानी से भरे टब में डुबा देता है। काफी देर तक वो सानिया को पानी में डुबाकर तड़पाता रहता है। जब सानिया लगभग बेहोश हो जाती है तब भी आसिफ को चैन नहीं पड़ता है और अब वो सानिया का गला घोटना शुरू कर देता है और तब तक गले को घोटे रखता है जब तक कि सानिया की सांस नहीं रुक जाती है। आसिफ के खुलासे के मुताबिक गला घोटने के बाद सानिया की मौत जरूर हो जाती है, फिर भी आसिफ का गुस्सा शांत नहीं होता है और अब वो भागकर दूसरे कमरे में जाता है और बड़ा सा चाकू उठा लाता है और उससे सानिया का गला रेतना शुरू करता है। हालांकि गला रेतने के दौरान ही आसिफ बेहोश हो जाता है। आसिफ के बेहोश होने के बाद कथित तौर पर आसिफ के पिता अब कमरे में दाखिल होते हैं और वो गला रेत कर सर को धड़ से अलग कर देते हैं। इधर तब तक आसिफ एक बार फिर से होश में आ जाता है और अब वो तुरंत ही दूसरे कमरे से एक ट्रिमर ले आता है और सानिया के लंबे बाल को शेव करना शुरू कर देता है ताकि उसकी पहचान करना किसी के लिए भी मुमकिन ना हो। आसिफ कितनी परफेक्ट प्लानिंग के साथ इस हैवानियत को अंजाम दे रहा था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सानिया के ऊपरी होंठ पर एक तिल था। आसिफ को लगता है कि अगर कहीं सानिया का हेड पुलिस वालों को मिला तो उसकी पहचान हो सकती है, इसलिए पहचान मिटाने की नीयत से अब एक चाकू के सहारे आसिफ उस तिल को भी सानिया के होंठ से काट कर हटा देता है। अब तक सानिया की हत्या हो चुकी थी और अब बारी थी सानिया की लाश को ठिकाने लगाने की। सबसे पहले आसिफ सानिया के सर को एक बेडशीट में लपेटता है और एक बड़े से पॉलिथीन बैग में रख लेता है। फिर ये अपने भाई यासीन के साथ उस सर को लेकर घर से बाहर निकल जाता है। यासीन बाइक चलाता है और आसिफ अपनी पत्नी के सर को लेकर बाइक के पीछे बैठता है। फिर ये दोनों बाइक चलाते हुए मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर आ जाते हैं और एक सुनसान इलाके में आकर झाड़ियों के बीच सर को फेंक कर वापस अपने फ्लैट पर आ जाते हैं। अब बारी थी पूरे शरीर को ठिकाने लगाने की। शरीर को बाइक पर ले जाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए अब आसिफ मदद लेता है अपने जीजा यूसुफ की। यूसुफ पेशे से एक कैब ड्राइवर था जो मुंब्रा में रहता था। आसिफ यूसुफ को कॉल करता है और तुरंत कार लेकर आने के लिए कहता है। इधर आसिफ अपने भाई और पिता के साथ मिलकर अपनी पत्नी सानिया के शरीर को एक बड़े से ट्रॉली बैग में बंद कर देता है। फिर थोड़ी देर बाद जब यूसुफ कार लेकर आता है तो ये लोग बैग को लेकर कार में बैठ जाते हैं और इसे भुईगांव बीच पर लाकर फेंक देते हैं। 5 दिन तक बैग यूं ही पड़ा रहता है। फिर जब परिंदे और जानवर इस पर मंडराने लगते हैं तब लोगों की नजर इस पर पड़ती है और फिर पुलिस को जानकारी दी जाती है। आसिफ द्वारा किए गए खुलासे के मुताबिक वो ट्रॉली बैग को सुनसान इलाके में फेंक कर आने के बाद वापस घर आता है और घर के अंदर अच्छे से खून की सफाई करता है। अपने खून से सने कपड़ों को भी बड़े आराम से गायब कर देता है। 21 जुलाई 2021 को भारत में बकरीद का त्योहार भी मनाया जा रहा था। इस रूह कपा देने वाली हत्या को अंजाम देने के बाद बड़े आराम से आसिफ अपने परिवार वालों के साथ बकरीद का त्योहार भी मनाता है और दूसरे रिलेटिव्स के यहां भी घूमने जाता है। ये लोग इतने कूल बने रहते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि इस घटना के समय आसिफ और सानिया की बेटी कहां थी। तो खुलासे के मुताबिक चूंकि ये एक प्री प्लान्ड केस था, इसलिए पहले ही आसिफ ने अपनी बेटी को त्योहार मनाने के नाम पर यूसुफ की पत्नी के यहां यानी आसिफ ने अपनी बेटी को अपनी बहन के यहां भेज दिया था। इस डिटेल कबूलनामे से पहले आसिफ ने हत्या की बात जरूर कबूल की थी, मगर तब उसने कहा था कि उसने सानिया की हत्या से लेकर उसके बॉडी को ठिकाने लगाने तक सब कुछ अकेले किया था। आसिफ ने ऐसा अपने परिवार वालों को बचाने की नीयत से कहा था, मगर पुलिस वाले आसिफ की चालाकी पकड़ लेते हैं और फिर कड़ाई से हुए पूछताछ में परिवार के दूसरे सदस्यों का रोल भी इस केस में सामने आ जाता है। पुलिस को हत्यारा तो मिल चुका था, लेकिन हत्या का मोटिव अब तक नहीं मिला था। इसलिए पुलिस वाले आसिफ से इस हत्या के पीछे की वजह जानने की कोशिश करते हैं। तो आसिफ एक बेहद ही हैरान कर देने वाली
कहानी सुनाता है। दरअसल आसिफ की एक बहन भी थी जिसकी शादी कई साल पहले यूसुफ से हुई थी। शादी के कई साल बाद भी यूसुफ के घर कोई बच्चा जन्म नहीं लेता है। दूसरी तरफ शादी के 2 साल बाद ही आसिफ और सानिया के घर एक बिटिया का जन्म होता है। बेटी के जन्म के बाद तो परिवार में उत्सव मनाया जाता है, मगर एक समय बाद आसिफ समेत आसिफ के माता पिता सानिया पर दबाव बनाने लगते हैं कि वो अपनी इस नन्ही बच्ची को अपनी ननद यानी आसिफ की बहन को दे दे। सानिया किसी भी हाल में अपनी बच्ची को अपनी ननद को देने से मना कर देती है। यहीं से लड़ाई झगड़े की शुरुआत होती है। एक तरफ ससुराल वाले सानिया पर अपनी बच्ची को किसी और को देने का दबाव बनाने लगते हैं, तो दूसरी तरफ आसिफ भी अपनी पत्नी को सताना शुरू कर देता है। एक बार तो बात इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि सानिया अपने ससुराल वालों के खिलाफ मामला दर्ज करवाने के लिए स्थानीय पुलिस स्टेशन में भी चली जाती है, मगर फिर किसी तरह दोनों ही पक्ष के परिवार वाले मामले को शांत करवाते हैं और तब समझबूझकर मामला शांत करवा दिया जाता है। कुछ समय तक शांति रहती है, मगर फिर से सानिया के साथ वही दुर्व्यवहार का दौर शुरू हो जाता है और अंततः इस दुर्व्यवहार का अंत सानिया की दुखद मौत से होता है। पुलिस जांच के दौरान सानिया के रिश्तेदार एक और दावा करते हैं कि आसिफ और उसका परिवार अक्सर सानिया को पैसों के लिए भी प्रताड़ित किया करता था। दरअसल सानिया के माता पिता सानिया के बचपन में ही गुजर गए थे, मगर उन्होंने अपनी इकलौती बच्ची के लिए 2 बड़े घर और आम का बड़ा सा बगीचा भी छोड़ा था। सानिया के माता पिता के नाम अच्छी खासी जमीन थी जो कि कर्नाटक में थी, जिसकी इकलौती वारिस सानिया ही थी। शादी के बाद जब आसिफ के परिवार वालों को सानिया के पास मौजूद प्रॉपर्टी की जानकारी होती है, तो ये लोग सानिया पर दबाव बनाने लगते हैं कि कर्नाटक के बेलगांव जाकर वो सारी प्रॉपर्टी बेचकर पैसे लाकर उन्हें दे, मगर सानिया ऐसा करने के लिए रेडी नहीं होती है। इस कारण भी सानिया को ससुराल में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस पूरे खुलासे के बाद आसिफ के माता पिता, भाई और जीजा को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। सभी को जेल भेज दिया जाता है। वैसे तो सभी गुनहगारों की सजा पर अंतिम फैसला अदालत करेगी, मगर आपके अनुसार इस हैवानियत के लिए आसिफ समेत सभी दोषियों को क्या सजा मिलनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने अब तक क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। धन्यवाद।